हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्रेजी जीके ट्रिक। तो आइए डेली करंट अफेयर्स की सीरीज़ को आगे बढ़ाते हैं और आज के इस वीडियो में हम 23 मई 2023 के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को एक बार यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं। वीडियो को एंड तक देखिएगा, इंपॉर्टेंट होने वाला है। लास्ट डे मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था जो कि हमारा क्वेश्चन ऑफ द डे था कि जापान के हिरोशिमा पर अमेरिका के द्वारा परमाणु हमला कब किया गया था। आप सभी के आंसर लगभग बिल्कुल करेक्ट आए हैं कि जापान के हिरोशिमा पर 6 अगस्त 1945 को अमेरिका के द्वारा परमाणु हमला किया गया था। ये जो परमाणु बम था उसे लिटिल बॉय के नाम से जाना जाता है और इसके 3 दिन बाद 9 अगस्त 1945 को जापान के नागासाकी पर फेटमैन नाम का परमाणु बम अमेरिका के द्वारा गिराया गया था। तो जापान के हिरोशिमा पर 6 अगस्त 1945 को अमेरिका के द्वारा परमाणु हमला किया गया था। इस सेशन को भी एंड तक देखिएगा क्योंकि आज के इस सेशन में भी आपके लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ द डे रहने वाला है। आइए पहले हम डेली करंट अफेयर्स को यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, टेनिस टूर्नामेंट इटालियन ओपन का खिताब किसने जीता है। तो देखिए, टेनिस टूर्नामेंट इटालियन ओपन का खिताब हाल ही में डेनियल मेदवेदेव ने जीता है। अगर हम डेनियल मेदवेदेव की बात करें तो ये रूस के टेनिस खिलाड़ी है। इन्होंने देखिए इटालियन ओपन के फाइनल में डेनमार्क के होल्गर रून को हराया है और होल्गर रून को हराकर डेनियल मेदवेदेव ने इटालियन ओपन 2023 का खिताब जीत लिया है। अब देखिए, ये खिताब तो हो गया मेंस सिंगल का। अब अगर हम इटालियन ओपन में वुमेन्स सिंगल खिताब की बात करें तो ये कजाकिस्तान की खिलाड़ी एलेना रेबाकिना ने जीता है। इन्होंने फाइनल में यूक्रेन की खिलाड़ी एन हेलिना को हराया है और यूक्रेन की खिलाड़ी को हराकर कजाकिस्तान की एलेना रिबाकिना ने विमेंस सिंगल इटालियन ओपन का खिताब अपने नाम कर लिया है। अब देखिए, आपको नाम से समझ में आ जाएगा कि इटालियन ओपन जो प्रतियोगिता है, जो कि टेनिस की प्रतियोगिता है, ये इटालियन इंटरनेशनल चैंपियनशिप के नाम से भी जानी जाती है, जिसका आयोजन देखिए इटली रोम में इस साल किया गया है। ये इटली में आयोजित किया जाने वाला एक अंतर्राष्ट्रीय टेनिस टूर्नामेंट है। 2023 में इसके मेंस सिंगल का खिताब डेनियल मेदवेदेव ने जीता है, जो कि रशिया के खिलाड़ी है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, 75/25 पहल किस मंत्रालय से संबंधित है। तो देखिए, पहल का नाम थोड़ा सा अलग सा है। भारत की सेंट्रल हेल्थ मिनिस्ट्री के द्वारा हाल ही में शुरू की गई है। भारत के स्वास्थ्य मंत्रालय ने भारत में देखिए गैर संचारी रोगों के प्रबंधन और उसकी रोकथाम के उद्देश्य से 75/25 पहल की शुरुआत की है। गैर संचारी रोग वे रोग जो कि छूने से आपस में नहीं फैलते या फिर मैन टू मैन जिनका संचरण नहीं होता। तो ऐसे रोगों के प्रबंधन और रोकथाम के उद्देश्य से हाल ही में भारत के स्वास्थ्य मंत्रालय के द्वारा इस पहल को शुरू किया गया है। अब देखिए, इस कार्यक्रम के एक और उद्देश्य की बात करें तो 2025 तक जो हाई ब्लड प्रेशर या फिर जो डायबिटीज़ के मरीज हैं, ऐसे 75 मिलियन व्यक्तियों को एक स्टैंडर्ड केयर प्रदान करना इस पहल का मुख्य उद्देश्य है। इसी पहल के तहत भारत की हेल्थ मिनिस्ट्री ने देखिए हाल ही में सशक्त पोर्टल को लॉन्च किया है। अब अगर हम भारत के केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री की बात करें तो देखिए भारत के केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया है। इन्हीं के मंत्रालय हेल्थ मंत्रालय के द्वारा 75/25 पहल की शुरुआत हाल ही में की गई है। इसके बाद देखिए, इंटरनेशनल बायोडाइवर्सिटी डे कब मनाया जाता है। तो देखिए, पूरे विश्व में अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस 22 मई को मनाया जाता है। 2023 में देखिए फ्रॉम एग्रीमेंट टू एक्शन बिल्ड बैक बायोडाइवर्सिटी, यह 2023 में इंटरनेशनल बायोडाइवर्सिटी डे की थीम है। तो डेट हमको मिल गई। हर साल ये डे 22 मई को मनाया जाता है। अब देखिए, इसके बारे में थोड़ा सा हम ब्रॉड में अगर जाने तो सबसे पहली बार देखिए 1993 में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने जैव विविधता के मुद्दों पर पूरे विश्व में समझ विकसित करने के लिए और इसके लिए जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से 22 मई को अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस मनाए जाने की घोषणा की थी। तब से लेकर हर साल 22 मई को इंटरनेशनल बायोडाइवर्सिटी डे के रूप में मनाया जाता है। 22 मई के दिन या इसके आसपास कुछ और डे भी मनाए जाते हैं जिन्हें हमें यहाँ पर याद रखना चाहिए। जैसे देखिए, इंटरनेशनल टी डे की अगर हम बात करें तो ये भी इंटरनेशनल बायोडाइवर्सिटी डे की तरह ही 22 मई को मनाया जाता है। इसके अलावा नेशनल एंटी टेररिज्म डे 21 मई को मनाया जाता है। वर्ल्ड मेट्रोलॉजी डे के रूप में
20 मई को हर साल मनाया जाता है और वर्ल्ड बी डे मतलब विश्व मधुमक्खी दिवस हर साल 19 मई को मनाया जाता है। तो बायोडायवर्सिटी डे के साथ साथ इन सभी दिन को याद रखिएगा, ये एग्जाम में हमें कभी कभी देखने को मिल जाते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइए, साहस पहल का संबंध किस राज्य से है? तो साहस पहल भारत के तेलंगाना राज्य की एक महत्वपूर्ण पहल है जो कि देखिए महिलाओं के लिए कार्यस्थल पर सुरक्षित वातावरण बनाने के उद्देश्य से लाई गई है। हाल ही में तेलंगाना के होम मिनिस्टर महमूद अली ने इस पहल की शुरुआत की है। तो पहले आंसर ले लेते हैं, साहस पहल का संबंध भारत के तेलंगाना राज्य से है। देखिए तेलंगाना राज्य में जितनी भी वर्किंग वुमेन हैं उन सभी के साथ कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न न हो, उनसे उन्हें संरक्षण प्रदान किया जा सके, उस उद्देश्य से इस योजना को शुरू किया गया है या इस पहल की शुरुआत की गई है। तो साहस पहल का संबंध तेलंगाना राज्य से है। इसके अलावा देखिए अगर हम तेलंगाना राज्य के अदर इनिशिएटिव्स की बात करें तो महिलाओं के लिए यहाँ पर एक और पहल की शुरुआत की गई है जिसे आरोग्य महिला पहल के नाम से जाना जाता है। ये महिलाओं से संबंधित स्वास्थ्य कार्यक्रम है जो कि तेलंगाना राज्य के द्वारा हाल ही में शुरू किया गया है। तो साहस पहल और आरोग्य महिला पहल ये दोनों ही तेलंगाना राज्य की पहल है। इसके बाद एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में पीएम नरेंद्र मोदी को किस देश ने अपने सर्वोच्च पुरस्कार कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ लोगोहू से सम्मानित किया है? तो ये देखिए नाम थोड़ा सा डिफिकल्ट है लेकिन इसे समझिए, ये एक देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है जिसे कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ लोगोहू के नाम से जाना जाता है। अब ये जो सर्वोच्च नागरिक सम्मान है ये पापुआ न्यू गिनी का सम्मान है। आंसर ए हो जाएगा, पापुआ न्यू गिनी जो कि एक प्रशांत महासागरीय टापू देश है। इसके द्वारा भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपने यहाँ के सर्वोच्च पुरस्कार से हाल ही में सम्मानित किया गया है। अब पीएम नरेंद्र मोदी को ये पुरस्कार क्यों दिया गया? तो देखिए पापुआ न्यू गिनी ने प्रशांत द्वीप देशों की एकता और ग्लोबल साउथ की अगुवाई करने के लिए इस सर्वोच्च नागरिक सम्मान से भारत के प्रधानमंत्री को हाल ही में सम्मानित किया है। अब ये तो देखिए पापुआ न्यू गिनी का सर्वोच्च सम्मान हो गया। इसके अलावा फिजी देश के द्वारा भी नरेंद्र मोदी को अपने यहाँ का सर्वोच्च नागरिक सम्मान दिया गया है जिसका नाम है कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ द फिजी। फिजी के प्रधानमंत्री सितवेनी राबुका ने सोमवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इस सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया है। तो ये दोनों ही सर्वोच्च नागरिक सम्मान याद रखिएगा, एक पापुआ न्यू गिनी का है और एक फिजी का है। दोनों ही भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को हाल ही में दिए गए हैं। गोल्डन ग्रैंड प्रिक्स 2023 एथलेटिक्स मीट में भारतीय एथलीट शैली सिंह ने कौन सा पदक हासिल किया है? तो देखिए एथलेटिक्स की इस प्रतियोगिता में जिसे गोल्डन ग्रैंड प्रिक्स 2023 के नाम से जाना जाता है, इसमें भारतीय एथलीट शैली सिंह ने ब्रॉन्ज मेडल लंबी कूद में हासिल किया है। आंसर सी हो जाएगा। गोल्डन ग्रैंड प्रिक्स 2023 की अगर हम बात करें तो इसका आयोजन देखिए जापान के योकोहामा में किया गया है जिसमें महिलाओं की लंबी कूद स्पर्धा में भारतीय एथलीट शैली सिंह ने ब्रॉन्ज मेडल अपने नाम किया है। इस प्रतियोगिता में देखिए जर्मनी की मैरिस लुजोलो ने 6.79 मीटर की छलांग लगाकर गोल्ड मेडल अपने नाम किया और ऑस्ट्रेलिया की ब्रुक ने 6.77 मीटर की छलांग लगाकर सिल्वर मेडल अपने नाम किया है। और तीसरे नंबर पर भारतीय एथलीट शैली सिंह है जिन्होंने इस प्रतियोगिता में ब्रॉन्ज मेडल अपने नाम किया है। इस प्रतियोगिता का आयोजन हाल ही में 2023 में जापान के योकोहामा शहर में किया गया है। स्वदेशी रूप से निर्मित सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल मिश्रण का उपयोग करने वाली भारत की पहली एयरलाइंस कौन सी बनी है? तो देखिए स्वदेशी रूप से निर्मित सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल जिसे SAF के नाम से जाना जाता है, इसका उपयोग करने वाली भारत की पहली एयरलाइंस एयर एशिया बन गई है। तो एयर एशिया ने इस मिश्रित फ्यूल का पहली बार यूज किया है भारत में। अब देखिए इस फ्यूल को बायोजेट फ्यूल के नाम से भी जाना जाता है। इस फ्यूल को देखिए अलग अलग सब्सटेंस से बनाया जाता है, जैसे खाना पकाने का जो तेल होता है या फिर पौधों के बीजों से जो तेल निकलता है उसका उपयोग करके इसे विकसित किया जाता है और बाद में इसका उपयोग किया जाता है। अब इस फ्यूल से होने वाले फायदे की अगर हम बात करें तो देखिए देश में इसका उत्पादन और उपयोग बढ़ने से ग्रीन हाउस गैसेस जो हैं उनका उत्सर्जन कम करने में मदद मिलेगी, वायु की गुणवत्ता में सुधार होगा
ऊर्जा सुरक्षा में वृद्धि होगी और इसके अलावा नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र में देखिए रोजगार के सृजन की संभावनाएं बढ़ेगी। तो काफ़ी सारे बेनिफिट है सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल के। पहली बार भारत में देखिए एयर एशिया ने इस फ्यूल का यूज़ किया है और ऐसा करने वाली ये भारत की पहली एयरलाइंस बन गई है। द त्रिचुरापल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट प्रोजेक्ट का संबंध भारत के किस राज्य से है? तो देखिए नाम से आपको ये तो समझ में आ जाएगा कि ये दक्षिण भारत के किसी राज्य का एयरपोर्ट है। तो ये इंटरनेशनल एयरपोर्ट भारत के तमिलनाडु राज्य में स्थित है। इसका संबंध भारत के तमिलनाडु राज्य से है। अब ये सुर्खियों में क्यों है इसकी हम बात कर लेते हैं। तो देखिए हाल ही में तिरुचिरापल्ली अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा परियोजना को ब्रिटिश सुरक्षा परिषद के द्वारा अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ब्रिटिश सुरक्षा परिषद के द्वारा दिया जाने वाला ये फर्स्ट क्लास मेरिट कैटेगरी का पुरस्कार है, जिससे हाल ही में तिरुचिरापल्ली अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा परियोजना को सम्मानित किया गया है। अब ये जो परियोजना है फ्रेंड्स, ITDT सीमेंटेशन इंडिया लिमिटेड के द्वारा शुरू की गई थी, जिसे 2022 में अच्छे स्वास्थ्य और सुरक्षा प्रबंधन के लिए इस पुरस्कार से हाल ही में सम्मानित किया गया है। तो अगर देखिए पर्टिकुलर कंपनी पूछे तो ये ITDT सीमेंटेशन इंडिया लिमिटेड है, और अगर परियोजना या प्रोजेक्ट पूछे कि किस प्रोजेक्ट को दिया गया है तो ये तिरुचिरापल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट प्रोजेक्ट है, जिसे हाल ही में ब्रिटिश सुरक्षा परिषद के इंटरनेशनल सेफ्टी अवार्ड से सम्मानित किया गया है। ये हवाई अड्डा भारत के तमिलनाडु राज्य में स्थित है। अल मोहद अल हिंदी 2023 भारत और किस देश के मध्य आयोजित किया गया युद्धाभ्यास है? तो नाम देखिए अल मोहद अल हिंदी, इससे आपको समझ में आएगा कि ये कोई खाड़ी देश होगा। ये जो संयुक्त सैन्य अभ्यास है भारत और सऊदी अरब की सेना के मध्य में हाल ही में आयोजित किया गया है। इसका आयोजन देखिए 21 से 25 मई 2023 तक सऊदी अरब के अल जुबैल में किया जा रहा है। इस संयुक्त सैन्य अभ्यास का नाम क्या है? अल मोहद अल हिंदी 2023। देखिए यह युद्धाभ्यास भारत और सऊदी अरब की नौसेना के मध्य में आयोजित किया जाता है। अब इसके उद्देश्य की बात करें तो इसका सीधा सा उद्देश्य है दोनों देशों की नौसेना के मध्य में आपसी तालमेल को बढ़ावा देना। दोनों देशों को अपने सैन्य संबंधों को मजबूत करने, उनकी नौसेनाओं के बीच में सहयोग स्थापित करने के लिए ये युद्धाभ्यास दोनों सेनाओं को एक मंच प्रदान करता है। सबसे पहली बार देखिए अल मोहद अल हिंदी युद्धाभ्यास का आयोजन दोनों देशों के मध्य में 2021 में किया गया था। ये युद्धाभ्यास भारत और सऊदी अरब की नौसेना के मध्य में आयोजित किया जाता है। इसके बाद आज के करंट अफेयर का सबसे लास्ट क्वेश्चन देखिए, हवाई यात्रा के द्वारा तीर्थ दर्शन कराने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है? वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा, हवाई यात्रा के द्वारा तीर्थ दर्शन कराने वाला देश का पहला राज्य मध्य प्रदेश राज्य बन गया है। मध्य प्रदेश राज्य के द्वारा देखिए हाल ही में हवाई यात्रा के द्वारा अपने नागरिकों को या अपने निवासियों को तीर्थ दर्शन पर भेजा गया है। अब देखिए ये जो कार्यक्रम है मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना के नाम से जाना जाता है। इस योजना के तहत MP गवर्नमेंट ने हाल ही में अपने यहाँ के 32 तीर्थयात्रियों को भोपाल से प्रयागराज के लिए रवाना किया है। अब इस योजना की अगर हम बात करें तो इसकी शुरुआत MP गवर्नमेंट के द्वारा 2012 में की गई थी। अपने यहाँ के जो सीनियर सिटीजन हैं उनको तीर्थ स्थल पर निःशुल्क यात्रा करवाई जा सके, इस उद्देश्य से इस योजना की शुरुआत की गई थी। तो मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना MP गवर्नमेंट की योजना है, जिसके तहत MP गवर्नमेंट के द्वारा अपने यहाँ के तीर्थयात्रियों को हवाई यात्रा से तीर्थ पर भेजा गया है और ऐसा करने वाला MP देश का पहला राज्य बन गया है। क्लियर? तो यहाँ पर देखिए हमने 23 मई 2023 के सभी करंट अफेयर्स को डिटेल में समझा। अब आज की फैक्ट शीट में हम स्वतंत्र भारत के पहले मंत्रिमंडल को जान लेते हैं। इंपॉर्टेंट टॉपिक है, काफ़ी एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन हमें देखने को मिलते हैं। तो फर्स्ट कैबिनेट ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया की अगर हम बात करें तो देखिए स्वतंत्र भारत के पहले मंत्रिमंडल में भारत के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू थे। उप प्रधानमंत्री या भारत के गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। इसके अलावा भारत के विदेश मंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। सूचना व प्रसारण मंत्री के पद पर सरदार वल्लभ भाई पटेल ही थे। भारत के वित्त मंत्री की या फाइनेंस मिनिस्टर की बात करें तो ये R.K. षणमुखम शेट्टी थे।
कानून मंत्री डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी थे। रक्षा मंत्री के पद पर सरदार बलदेव सिंह थे। रेल एवं परिवहन मंत्री डॉक्टर जॉन मथाई थे। स्वतंत्र भारत के पहले शिक्षा मंत्री मौलाना अबुल कलाम आजाद थे। वाणिज्य मंत्री C.H. भाभा थे। खाद्य और कृषि मंत्री डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। उद्योग और आपूर्ति मंत्री के पद पर डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी थे। स्वतंत्र भारत में पहले श्रम मंत्री बाबू जगजीवन राम थे। मिनिस्ट्री ऑफ साइंटिफिक रिसर्च भी भारत के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के हाथ में था। भारत के हेल्थ मिनिस्टर राजकुमारी अमृता कौर थी और भारत के संचार मंत्री रफ़ी अहमद किदवई थे। इसके अलावा कार्य खान एवं ऊर्जा मंत्री के पद पर नरहर विष्णु गौडगिल थे और सबसे लास्ट राहत और पुनर्वास मंत्री के पद पर KC नियोगी थे। ओके, तो यहाँ पर देखिए स्वतंत्र भारत का पहला मंत्रिमंडल मैंने आपको बता दिया है। सारे मिनिस्टर्स पूछे जाते हैं, इसीलिए इन्हें याद रखिएगा। अब आ जाइए हम लास्ट डे मतलब 22 मई 2023 के सभी करंट अफेयर्स को एक बार यहाँ पर रिवाइज कर लेते हैं, ताकि अगर हमें कल कोई कन्फ्यूजन हुआ हो तो सारे करंट अफेयर्स यहाँ पर रिवाइज हो जाएं। पहला देखिए 49 G7 शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? तो 49वें G7 शिखर सम्मेलन का आयोजन जापान के हिरोशिमा में किया गया है। ऑपरेशन ध्वस्त किसके द्वारा शुरू किया गया? तो ऑपरेशन ध्वस्त की शुरुआत NIA मतलब नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के द्वारा की गई है। हाल ही में चर्चा में रही मुख्यमंत्री ग्राम गाड़ी योजना का संबंध किस राज्य से है? मुख्यमंत्री ग्राम गाड़ी योजना का संबंध भारत के झारखंड राज्य से है। डेटा सिक्योरिटी काउंसिल ऑफ इंडिया के नए अध्यक्ष हाल ही में प्रमोद भसीन बनाए गए हैं। आगे आइए 41 एशिया पेट्रोकेमिकल उद्योग सम्मेलन 2023 का आयोजन भारत की राजधानी नई दिल्ली में किया गया है। द पेन सेंचुरी करेज अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया? तो हाल ही में द पेन सेंचुरी करेज अवार्ड ऑथर सलमान रुश्दी को दिया गया है। पारंपरिक खेल गतका का संबंध किस राज्य से है? तो पारंपरिक खेल गतका का संबंध भारत के पंजाब राज्य से है। गुड गवर्नेंस रेगुलेशन को अप्रूव करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा बना है? तो गुड गवर्नेंस रेगुलेशन को मंजूरी देने वाला देश का पहला राज्य महाराष्ट्र है। मॉन्ट्रियल 2023 के साउथ एशियन फिल्म फेस्टिवल में बेस्ट लॉन्ग डॉक्यूमेंट्री अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया? तो मॉन्ट्रियल 2023 के साउथ एशियन फिल्म फेस्टिवल में बेस्ट लॉन्ग डॉक्यूमेंट्री का अवार्ड डॉक्यूमेंट्री गोरी को दिया गया है। लास्ट देखिए गट्स एमिस्ट ब्लड बाथ द आयुष्मान गायकवाड़ नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो देखिए गट्स एमिस्ट ब्लड बाथ नाम की जो पुस्तक है ये आदित्य भूषण के द्वारा लिखी गई है, जो कि देखिए पूर्व भारतीय क्रिकेटर अंशुमन गायकवाड़ के जीवन पर आधारित है। क्लियर? तो 22 मई 2023 के सभी करंट अफेयर्स यहाँ पर हमने समझे। अब आपके लिए आज का क्वेश्चन ऑफ द डे है, स्वतंत्र भारत के पहले मंत्रिमंडल में भारत के रक्षा मंत्री कौन थे? अभी मैंने आपको स्वतंत्र भारत के पूरे मंत्रिमंडल को समझाया है, सारे मंत्री मैंने आपको बताए हैं। अगर आपने ये सेशन को ध्यान से देखा होगा तो आप आंसर कमेंट बॉक्स में इजीली दे पाएंगे। कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि स्वतंत्र भारत के पहले मंत्रिमंडल में भारत के रक्षा मंत्री कौन थे। आई होप वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। कल फिर मुलाकात करेंगे नेक्स्ट डे के करंट अफेयर्स में। तब तक अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।